नमस्कार, अपनी डफली अपना राग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन के दो घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी से खींचतान देखने को मिल रही है और शिवपाल यादव ने अजय राय को सोच समझकर राजनीतिक बयान देने की नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि इस बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, लेकिन अजय राय को अपनी सोच बदल लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। सुनाते हैं आपको। अजय राय ने कहा था कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी ताकत को मजबूत करना, प्रत्येक इस तरीके के जनपदों में जहां दलित समाज जहां पर इस तरीके से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा था या अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, इनको मुख्य धारा में लाके खड़ा करना। जो 80 सीट है, 80 सीट में अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी ताकत को मजबूत करना, प्रत्येक इस तरीके के जनपदों में जहां दलित समाज जहां पर इस तरीके से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा था या अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, इनको मुख्य धारा में लाके खड़ा करना। जो 80 सीट है, 80 सीट में अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी ताकत को मजबूत करना, प्रत्येक इस तरीके के जनपदों में जहां दलित समाज जहां पर इस तरीके से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा था या अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, इनको मुख्य धारा में लाके खड़ा करना। जो 80 सीट है, जो इंडिया गठबंधन बना है, तो निर्णय तो उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन उनका जो सोच है बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो वो तो नुकसान फिर हो गई। बदल लेना चाहिए अजय राय। एसपी के वरिष्ठ नेता एसके राय ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तिहरे चरित्र के लोग दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के किसी भी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता ने एसपी से बागेश्वर विधानसभा चुनाव को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया है। उत्तर प्रदेश में बैठकर अजय राय गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब बड़ा दुर्भाग्य है कि तिहरे चरित्र के लोग दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के किसी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो हरीश रावत हों या और भी कोई वरिष्ठ नेता हों, किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठकर वो इस बात को कह रहे हैं। उनको बेसिक जानकारी संभवतः नहीं है। और जो मुझे जानकारी है कि वहाँ के कांग्रेस के लोग खुद इस पे पछता रहे हैं कि उनको बात करनी चाहिए थी, और जिस कारण ये हार हो गई या जो भी है। और जहाँ हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर एस.एन. सचान, प्रदेश के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने वहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से औपचारिक तौर पे वार्ता की थी इस संदर्भ में, लेकिन उन्होंने कोई इसको गंभीरता से लिया नहीं। अब चुनाव के बाद उनको लगा कि ये हमसे गलती हुई, तो मैं समझता हूँ कि वो तो उस पर विचार कर रहे हैं कि हमको लेना चाहिए था। और यहाँ बैठ के, उत्तर प्रदेश में बैठ के वो वहाँ की बात कर रहे हैं, जिनको बेसिक जानकारी नहीं कि कितना वोट किसको मिला है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा चलेगा। 8 साल पुराने अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में अजय राय पर केस चलेगा। यूपी सरकार की अपील पर एमपी एमएलए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। सिर्फ अजय राय के खिलाफ मुकदमा चलेगा, बाकी 81 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में स्पेशल जज अवनीश गौतम की बेंच ने यह आदेश दिया है। और शाहजहांपुर में कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर रोड तोड़ने के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एफआईआर के बाद अब रोड तोड़ने वालों से क्षतिपूर्ति की पूरी वसूली होगी। आपको बता दें, शाहजहांपुर में कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह के गुर्गे की गुंडई सामने आई। आरोप है कि यहां विधायक के गुर्गे ने नई रोड को जेसीबी से खोद दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर नेता के गुर्गे ने अपने 15-20 साथियों के साथ कर्मचारियों से बदसलूकी किया और उनकी पिटाई कर डाली। इस मामले में कंपनी के ठेकेदार ने आरोपी और 15-20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोप के मुताबिक गुर्गे ने ठेकेदार से कमीशन मांगा था और कमीशन न देने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला थाना जैतीपुर के बदायूं रोड का है।
और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में हुई इस बैठक में महिला मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुई। इसमें विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। अब आने वाले दिनों में पार्टी कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और महत्वपूर्ण फैसला लिया जो नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति की भागीदारी के लिए। और भागीदारी का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, उत्तर प्रदेश में उत्साह है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को आज हमने यहाँ बुलाया है। उनसे चर्चा करके प्रत्येक विधानसभा में हम बड़े बड़े सम्मेलन करके महिलाओं के उनको जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है उसका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर, पिंकी चौधरी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वीडियो में पिंकी चौधरी हिंदुओं को ही गाली देता नजर आ रहा है। क्या करें, हम अपने घर बैठे ने, ये ड्रामा हो रहा है, ये हिंदू क्या करें, हम अपने घर बैठे ने, ये ड्रामा हो रहा है, ये हिंदू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कुत्ते को लेकर नए विवादों में घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी के अपने नए कुत्ते का नाम नूरी रखा है, जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल वर्ल्ड एनिमल डे पर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को एक कुत्ता भेंट किया था। ये कुत्ता गोवा से लेकर आए थे। गांधी परिवार ने कुत्ते का नाम नूरी रखा। कुत्ते का नाम नूरी रखे जाने पर एआईएमआईएम ने कड़ा एतराज जताया। पार्टी ने कहा, इस्लाम धर्म में लाखों की तादाद में लड़कियों का नाम नूरी है और कुत्ते को नूरी नाम दिए जाने से इस्लाम धर्म की लाखों लड़कियों का अपमान हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुत्ते को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेताओं ने भी अपना रिएक्शन दिया है। प्रयागराज में क्या कुछ उन्होंने कहा, रिएक्शन में आपको सुनवाते हैं। आजकल कुछ पार्टी के नेता कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हालांकि वो विपक्ष जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, ना राष्ट्र के मुद्दों की बात उठाते हैं, ना किसान के मुद्दों की बात उठाते हैं, ना जनता के मुद्दों की बात उठाते हैं। वो किसी नेता के व्यक्तिगत मुद्दों की बात करते हैं। व्यक्तिगत मुद्दा उठाने का मतलब होता है कि आप अपना व्यक्तिगत फायदा देख रहे हैं, जनता का मुद्दा उठाने से बच रहे हैं। ये है उनकी असर। जिस प्रकार फिल्मों में दर्शकों को गुदगुदाने के लिए, कुछ हास्य विनोद करने के लिए हास्य कलाकार रखे जाते हैं, उसी प्रकार से भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का स्थान है। राहुल गांधी की पहचान अपने ऊट पटांग व्यवहार के नाते से ही इस देश में बनी हुई है। ये भी उसी का एक एग्जाम्पल मात्र है। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के दोस्त शाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाकिर पर मरियाडीह में दोहरे हत्याकांड में गवाह साबिर से रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने का आरोप है। आपको बता दें, दोहरे हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, जबकि अतीक का बेटा अली और शूटर असद कालिया जेल में बंद है। अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। और कानपुर में मयूर ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मयूर ग्रुप के ठिकानों पर आईटी ने 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। रेड में करीब 100 से ज्यादा अफसर शामिल हैं। सिविल लाइन,
शक्करपट्टी इलाके में छापेमारी की गई है। मध्य प्रदेश के 15 ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई। मयूर ग्रुप फूड आइटम बनाता है। आगरा में सराफा कारोबारी अजय आवागढ़ के कई ठिकानों पर बुधवार से इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई जारी है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों पर आयकर टीम ने दबिश दी। आयकर अधिकारी की पूछताछ के दौरान कारोबारी अजय आवागढ़ की बिगड़ गई तबीयत, जिसके चलते नर्सिंग स्टाफ को बुलाया गया। पूछताछ में करोड़ों की टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। केदारनाथ यात्रा में आजकल श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में धाम में दर्शनों को लेकर कई बार श्रद्धालु आपस में उलझ रहे हैं। इसी को देखते हुए मंदिर समिति गर्भगृह की जगह जगह अब बाहर सभा मंडप से ही दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह की जगह अब बाहर सभा मंडप से ही दर्शन हो रहा है। मौसम साफ होने की वजह से केदारनाथ धाम में इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मंदिर समिति का कहना है कि संख्या कम होने पर गर्भगृह से दर्शन कराए जाएंगे। चौबीस के रण में छिड़े संग्राम के बीच सीएम योगी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुके हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को 3 महीने का वक्त दिया है और कहा कि दिसंबर तक जो भी योजना है उसे जमीन पर उतारा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी का फोकस निवेश और उससे मिलने वाले रोजगार पर है। ये रिपोर्ट देखिए। संगठन से सरकार तक और शहर से गांव तक विकास को एजेंडा मानने वाले योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर एक साथ काम कर रहे हैं। चाहे ओबीसी या दलित को साधने का मंत्र हो या फिर विकास की योजनाएं, जिसे धरातल पर उतारने के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और इस बार सीएम योगी ने 3 महीने में 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का वक्त दिया है, जिसमें नोएडा फिल्म सिटी योजना, लिथियम बैटरी प्लांट, लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क और ग्रेटर नोएडा लॉजिस्टिक पार्क है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं और इसी साल के आखिर तक इन योजनाओं को धरातल पर उतार दिया जाएगा। यूपी के विकास की रफ्तार को तेज करने में लगातार योगी सरकार जुटी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में कई नए प्रोजेक्ट जल्द ही धरातल पर उतरेंगे। इसके लिए 3 महीने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। इनमें अगर हम बात करें नोएडा फिल्म सिटी की या नोएडा के लॉजिस्टिक पार्क की, तो इनका भी शिलान्यास का कार्यक्रम अगले 3 माह के भीतर होगा। लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम अगले 3 माह के भीतर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यूपी में अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को मुफ्त में टैबलेट बांटेगी। टैबलेट स्मार्टफोन के अलावा दिए जाएंगे। 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेंगे। स्मार्टफोन टैबलेट के लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट है। यानी युवाओं के लिए रोजगार की बात हो या फिर छात्रों को स्मार्ट शिक्षा, योगी सरकार में एक साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की गूंज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के सांसद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के मुरीद हैं। ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा ने अपने पोस्ट कार्ड में लिखा, माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं आपको यूपी में बड़ी सफलताएं हासिल करने और राज्य में शांति लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है जब विदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ हुई। जिस तरह से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने शानदार कोरोना मैनेजमेंट दिखाया, उसको लेकर भी WHO सहित दुनिया के कई देशों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, पूरे देश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है। और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है, दुनिया भर से उद्योगपति भारत आ रहे हैं, इसको लेकर भी पूरी दुनिया में माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा है। और हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको लेकर हमें गर्व है। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों, भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कदम बढ़ाया, उसका नतीजा ये हुआ कि अब देश विदेश की कंपनियां भी यूपी में निवेश करने को तैयार हैं।
जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस की नजर बीएसपी के मूल वोट बैंक पर जा टिकी है। मायावती के एकला चलो के ऐलान के बाद कांग्रेस की कोशिश है कि बीएसपी के दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए। इसके लिए पार्टी ने रणनीति भी बना ली है। हालांकि जिस अभियान के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दम दिखा रखी है, उस रास्ते पर बीजेपी काफी आगे जा चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दलित मतदाताओं को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। उन इलाकों को भी सिलेक्ट कर लिया गया है जहां से दलित वोट कलेक्ट किए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को दी है। लेकिन अब कांग्रेस भी बीजेपी के दलित पैटर्न को अपनाने की तैयारी में है और उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने के लिए संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है, जो सीधे तौर पर मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी है। काशीराम की पुण्यतिथि के दिन अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस दलित गौरव संवाद अभियान के जरिए गांव-गांव जाएगी, जो 9 अक्टूबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगा। कि मैंने पहले कहा था, हम सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं 2024 में, और हमारी जो 80 सीट है, 80 सीट में अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी ताकत को मजबूत करना। प्रत्येक इस तरीके के जनपदों में जहां दलित समाज, जहां पर इस तरीके से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा था या अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, इनको मुख्य धारा में लाके खड़ा करना। और कांग्रेस जो शुरू से इनके साथ खड़ी रही है, कांग्रेस के वोटर थे, कांग्रेस इनके साथ हमेशा रही है, हमेशा इनको उचित सम्मान स्थान दिया। दरअसल बीएसपी के कैडर वोटर कभी कांग्रेस के वोटर ही थे, लेकिन बीएसपी के अस्तित्व में आने और कांग्रेस के हाशिए पर जाने के बाद दलित वोटर काशीराम के साथ जुड़ता गया। ऐसे में अब कांग्रेस अपने पुराने वोटर को फिर से पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए व्यापक रणनीति भी बनाई गई है। देश का संविधान और कानून किसी भी राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने की इजाजत देता है। कांग्रेस अपना दलित गौरव संवाद यात्रा तो चला सकती है, लेकिन उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जनता कहां से लाएगी, क्योंकि जनता को कांग्रेस का कुशासन याद है। इस देश के अंदर में सबका अपना दल है, सबकी अपनी नीतियां हैं, सबका काम करने का तरीका है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में वो पीडीए पे काम कर रही है। जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो समाज में छूट गए हैं, उन्हें कैसे आगे लेके आए, उनको कैसे सामाजिक न्याय मिले, वो कैसे उन्नति करें, कैसे उन्हें बराबरी का अधिकार मिले, इस पे समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। मतलब ये है कि बीजेपी के साथ ही अब कांग्रेस की भी नजर बसपा से खिसक रहे दलित वोट बैंक में सेंधमारी की है, जिसे अपने पाले में लाकर 24 की दिशा और दशा बदली जाए। हालांकि जिस तरह बीजेपी बस्ती बस्ती अभियान चला रही है, क्या उसी तरह कांग्रेस भी दलितों को जोड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार पहले ही खो चुकी है, तो फिर इस रणनीति के मायने क्या हैं? अगर हम थोड़े से बीते समय की बात करें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत प्रभाव पड़ा, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। और यदि हम बात करें बीते 2 चुनाव में हिमाचल और कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस के अंदर जो ऊर्जा है, वो इस समय बहुत कुछ बताने को और बहुत कुछ समझाने को तैयार है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित अभी बटे हुए हैं। वोट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा दलितों का वोट अदर देन जाट वोटर्स वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी पहले पसमानदा प्लान, फिर ओबीसी को साधने के लिए सोशल प्लान, और अब दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस भी अस्तित्व बचाने के चक्कर में बीजेपी से टक्कर लेने की तैयारी कर रही है और निशाने पर मायावती के वोटर हैं, जो बीएसपी को सत्ता दिलाने में अहम योगदान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दलित वर्ग को साधने के लिए बीजेपी का प्लान यूपी के 6 क्षेत्रों में महासम्मेलन का है। बीजेपी यूपी में दलित महासम्मेलन करेगी। बीजेपी अक्टूबर में यूपी के 6 क्षेत्रों में दलित महासम्मेलन जनसभाएं करेगी। अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है।